हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखो दोस्तों, जो पहला का एक मैंने पहले वीडियो बनाया जो कि 6 मिनट कुछ सेकंड का है, बट वो वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पे कुछ अपने आप कटिंग जो मैंने रिकॉर्डिंग की थी वो कट हो गई। बट एनीवेज, आप वहाँ से दो जो मैंने वहाँ पे चीज़ें डिस्कस कराई हैं, 2 टॉपिक्स वहाँ पे डिस्कस करवा दिए थे, वो वीडियो आप देख लेना, वो भी मैं अपलोड कर दूंगी अपने चैनल पे। और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड था कि जो अगर हम फार्म के लोन्स को माफ़ कर दें तो वो कैसे हेल्प करेगा, ये चीज़ हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो इसको ही हम समझेंगे यहाँ पे। तो देखो कैसे ये हेल्प करेगा, तो कैसे ये हमें हेल्प कर सकता है, जरा इसको समझते हैं। एक तो आपको पता है कास्ट बढ़ रही है, उसके साथ साथ इनकम में ड्रॉप होना, और फार्मर्स में जब उधार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इससे जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनको हमें सुसाइड देखने को मिले हैं लास्ट ईयर्स में इसकी वजह से। तो जो लोन वीवर है, अगर हम लोन को माफ़ कर देते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंस्ट्रूमेंट है कि अगर हम फार्म के लोन को माफ़ कर देंगे तो इससे जो है उनको एक टेम्पररी हमें जो है देखने को मिलेगा कि एक टेम्पररी रिलीफ जो है फार्मर्स को हम दे पाएंगे। ठीक है, और जब तक पॉलिसी जो है अच्छी नहीं आती है, फार्मर्स के फेवर्स में नहीं आती हैं, तो तब तक हमें ये चीज़ें करनी होंगी, क्योंकि हमें जो है फार्मर्स का जो रिस्क है, अगर फार्मर्स खेती बाड़ी करना छोड़ देंगे तो इससे प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, सो उसके साथ साथ वेदर, डिजास्टर, प्राइस, क्रेडिट मार्केट, ये सब चीज़ें हमें देखनी होती है। तो यहाँ पे 2 क्रिटिकल फेसेट्स हैं फार्म क्राइसिस के। एक तो फार्म्स को आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो फार्म्स के एक तो जो इनकम गिरना, ठीक है, एक तो फार्मर्स की जो इनकम है वो काफ़ी गिर रही है। ठीक है, जिसके क्यों गिर रही है, क्योंकि अच्छे से जब हमारे पास प्रॉपर इनपुट टेक्नोलॉजीज हम वहाँ पे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, उसके साथ साथ और भी बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। और दूसरा तो इनडेप्टनेस। ठीक है, आई से ही बनते हैं इनकम और इनडेप्टनेस। ठीक है, तो जो बहुत ज़्यादा उधार फार्मर्स के ऊपर चढ़ गया है, तो ये 2 मेजर क्राइसिस हैं। ठीक है, जो आज के टाइम पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सो अगर हम देखें जो नाबार्ड है, जिसका नाम है ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे, वो बताता है कि फार्मर का मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या, कल्टीवेशन, वेजेस एंड जो भी इनके साथ एक्टिविटीज़ हो रही हैं। बट डाटा ने शो किया है कि जो मंथली इनकम है एग्रीकल्चर हाउस होल्ड की, वो कितनी है, वो 2012 से लेके, अगर आप 2012 से लेकर और 2013 तक के डाटा को देखोगे, ठीक है, 2012 से लेके 2017 तक के डेटा को देखोगे, तो जो फार्मर की इनकम है वो 3081 थी। ठीक है, 3081 से कितनी बड़ी है, 3140। ठीक है, तो देख पा रहे हो कितनी बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है नहीं। ठीक है, तो कितनी कम बड़ी है। तो इसीलिए ज़रूरत है कि हम फार्मर्स के जो है इन चीज़ों को थोड़ा सा कम करें। फिरम्स ने भी जो है रिसीव किया है डेप्ट वेवर्स। ठीक है, तो ये भी आप लोग चीज़ें देख पा रहे हो कि फार्मर्स की जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, यहाँ पे ना इस चैप्टर में आपको फार्मर्स की रियल कंडीशन पता चलने वाली है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, तो ये बेसिक अवेयरनेस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अगर देखो कि अब फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या आ रही है फार्म लोन वेवर्स के साथ। ठीक है, देखो जो लोन वेवर्स हैं, अगर हम लोन माफ़ कर देते हैं कुछ फार्मर्स का, इससे फार्मर्स को रिलीफ तो मिल जाता है, बट यहाँ पे डिबेट है कि उसका लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस क्या होगा। क्रिटिक्स का मानना है कि अगर हमें एग्रीकल्चर सस्टेनेबल बनाना है, उसमें इनएफिशिएंसी को रिड्यूस करना है, अगर हमें फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना है, कास्ट को कम करना है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है थ्रू इंश्योरेंस स्कीम्स के थ्रू, तो हमें क्या करना होगा। वो पॉइंट करते हैं कि अगर हम फॉर्म लोन वेवर्स आर एट बेस्ट ए टेम्पररी सोल्यूशन, कि अगर हम टेम्पररी टाइम के लिए फॉर्म लोन्स को क्या कर दें, माफ़ कर दें, तो ये एक टेम्पररी सोल्यूशन तो बहुत अच्छा है। और एक मॉरल हजार्ड यहाँ पे एक क्वेश्चन करता है। ठीक है, होता क्या है, जब हम फार्म के लोन को माफ़ कर देते हैं तो हमारे पास सिचुएशन क्या आती है कि जो फार्मर्स नहीं दे पाते हैं वो तो चलो नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे फार्मर हैं जिनका नाम है लार्ज फार्मर्स। ठीक है, अब ये लार्ज फार्मर्स तो काफ़ी ज़्यादा अमीर हैं। ठीक है, तो ये तो अपना लोन दे सकते हैं, बट उस टाइम पे क्या होता है, ये भी अपना लोन नहीं देते हैं। तो जिसकी वजह से मतलब क्या पता चला हमें कि मतलब जो नहीं दे सकते वो तो नहीं देते हैं, बट ये लोग भी लोन नहीं देते हैं। सो ये हमारे पास एक सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, सो ऐसे मेजर्स की वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट को ही सारा उधार बैंक को चुकाना पड़ता है। ठीक है, तो इससे भी हमें समझ आ पा रही है।
तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट के फाइनेंसिस पे एक शार्प डेंट पड़ता है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डेप्ट उस पर हो जाता है। तो ये जो हम माफ़ करने वाली स्कीम लेकर आ जाएं, तो ये हमारे जो क्रेडिट मार्केट्स है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डेट्रीमेंटल है। अगर इसी तरीके से हम क्या करेंगे, फार्मर का लोन हर बार माफ़ कर देंगे, तो इससे जो हाउस होल्ड इंसेंटिव स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाएगा, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट से दूर चले जाएंगे, अनप्रोडक्टिव कंजम्पशन होगा और विलफुल डिफॉल्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फार्मर्स खुद जानबूझ के अपना लोन वगैरह नहीं चुकाएंगे कि गवर्नमेंट हर बार माफ़ कर देती है तो इस बार भी कर दे, ठीक है। तो ये विलफुल डिफॉल्ट्स की वजह से जो इंटायर क्रेडिट सिस्टम है जिसके थ्रू फार्मर्स को पैसा वगैरह दिया जा रहा है, वो सारा का सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। तो जो फार्म लोन वीवर्स हैं, ठीक है, जो भी लोन वगैरह माफ़ किया जाता है, इससे जो ऑनेस्ट क्रेडिट कल्चर और डिसिप्लिन है, इन दोनों में ही असर पड़ता है। तो इससे क्या होता है, एक मॉरल हजार्ड जो है वो कहीं ना कहीं पैदा होता है, और एक जो ट्रांसफ़र है टैक्स पेयर का फ्रॉम टैक्स पेयर्स, एंड यहाँ पे ज़रूरत है कि हमें जो है फार्म लोन वीवर्स के प्रोमिस को देखना चाहिए, ठीक है। सो अगर हम देखें तो हमने क्या क्या किया है अभी तक, अगर हमें फार्मर के डिस्ट्रेस को रिड्यूस करना है, तो देखो हमने एक नेशन वाइड सॉइल हेल्थ कार्ड सिस्टम स्कीम लेके आई है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, जहाँ पे नीम कोटेड यूरिया जो है वो हमारा एक असेंशियल प्रोडक्ट है। क्या है, नीम कोटेड यूरिया जो है एक एसेंशियल एस्पेक्ट है। और इससे क्या होता है कि जो हमने ये सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लाई है, इससे क्या होता है कि जो भी हम फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं अपने खेतों में उसको कम कर देते हैं, और इससे हमें पता चल जाता है कि नाइट्रोजन की जो एफिशिएंसी है वो हम जब यूरिया डालते हैं उससे ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये भी स्कीम हम लेके आए हैं ताकि प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट हो सके एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। फिर हमारा डीसीटी डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र, कि आज के टाइम पे फार्मर्स को जो भी क्रेडिट चाहिए वो उनके सीधे डायरेक्ट अकाउंट में आ जा रहा है, जिसकी वजह से एक भी पैसा आगे पीछे नहीं जा रहा है, सीधा सीधा उनके अकाउंट में आ जा रहा है, ठीक है। और इससे भी जो है जो भी फार्मर्स के प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस है वो जो है फार्मर्स अवेलेबल कर पा रहे हैं, ठीक है। सो ये हमने देखा। उसके बाद फार्मर्स को एमएसपी दी जा रही है ताकि उनके स्ट्रेस को रिड्यूस किया जाए, ठीक है। सो यहाँ पे डिमांड थी कि सारी कमोडिटीज़ के जो एमएसपी हैं उनको 1.5 टाइम्स बढ़ा दिए जाएं, और ये जो रिकमेंडेशन थी वो स्वामीनाथन कमेटी ने दी थी, ठीक है। उसके बाद हमने फार्मर्स के लिए और क्या किया है, हमने फार्मर्स के लिए कोशिश की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ जाएं, जिसके थ्रू फार्मर का जो स्ट्रेस है उसको थोड़ा सा हम क्या करें, रिड्यूस कर पाएँ। तो अगर हम देखें तो 40% फार्मर्स हैं वो क्या चाहते हैं आज के टाइम पे कि वो एग्रीकल्चर से दूर हो जाएं। अगर उनको अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएं तो वो एग्रीकल्चर में काम नहीं करेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर में उनको कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इन एडिशन टू फार्मिंग, ठीक है, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने, आपको हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि लाइव स्टॉक सेक्टर पे फोकस करना स्टार्ट किया, फिशरी कल्चर, ठीक है, फिशिंग के ऊपर फोकस किया, ठीक है, कि फिशिंग की तरफ बढ़ो, ठीक है। उसके बाद वाटर बॉडीज डेवलपमेंट, इसके लिए हमने एक स्कीम लेकर आई जिसका नाम था राष्ट्र गोकुल मिशन, ठीक है, आरजीएम लिख रही हूँ। तो राष्ट्र गोकुल मिशन हम लेके आए हैं, और इसने बहुत ज़्यादा स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को हेल्प किया है, इंक्लूडिंग जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं उनको भी हेल्प किया जिन्होंने इन इंडिजीनियस स्पीशीज़ को रखा है। तो एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करना, अलाइड सेक्टर में इन्वेस्ट करना, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। और 2022 के बजट में ये बोला गया है कि अगर हम अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर को डेवलप करेंगे, तो इससे जो प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी इनकरेज होंगे इंडियन सेक्टर में, ठीक है, सॉरी इंडियन मार्केट में, ठीक है। सो उसके साथ साथ हमें जो है, हमने और क्या किया है कि जो एग्रीकल्चर में रिस्क है उनको रिड्यूस करने की बात की है। जैसे हमारा क्रॉप फेलियर हो रहा है, किसी बल कुछ हो रहा है, मूनसून नहीं हुए प्रॉपरली, तो सब कुछ खराब हो गया। तो इसके लिए हमने क्या किया है, हमने जो है रिस्क को भी रिड्यूस करने की बात की है कि हम रिस्क को रिड्यूस कर देंगे ताकि फार्मर्स का जो चीज़ें हैं, जो पेस्ट लग रहा है, कीड़ा लग गया, डिजीज़ लग गई, जिससे क्रॉप खराब हो गई और फार्मर्स को इसका सबका नुकसान झेलना पड़ा। तो जो अगर हम एक इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे फार्मर्स को, ठीक है, इन द इवेंट ऑफ फेलियर ऑफ एनी ऑफ द नोटिफाइड क्रॉप्स ड्यू टू नेचुरल कलामिटी, पेस्ट एंड डिजीजेस की वजह से, तो इसमें हम लेके आए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर आए हैं, ठीक है।
तो ये भी आप याद रखेंगे, गुड स्टार्ट है और इसको हम केयरफुली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। 2016 में हम इसको स्कीम को लेकर आए थे, ठीक है। और यहाँ पे सारे इश्यूज़ को अच्छे से रिजॉल्व किया जा रहा है, फार्मर्स को इनकरेज किया जा रहा है कि वो इनोवेटिव एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें, ठीक है। ये हमने चीज़ें यहाँ पे देखी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि हमें एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा, ठीक है। सो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यहाँ पे एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हमने पिछले चैप्टर में भी बात की थी कि हमारे पास कोल्ड स्टोरेज सिस्टम नहीं है, उसको लाना चाहिए। एग्रीकल्चर मार्केट्स होने चाहिए ताकि जो फार्मर्स ग्रो कर रहे हैं उनको अच्छा मार्केट प्रोवाइड करवाना चाहिए, जहाँ पे उनके जो क्रॉप्स हैं वो अच्छे से बिक पाएँ। वेयर हाउसेज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, यहाँ पे कोई भी प्रॉपर वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, जिसकी वजह से फार्मर्स को अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लो प्राइजेस में बेचना पड़ता है। तो हमें ये चीज़ें प्रमोट करनी होगी। फिर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक कॉम्प्रीहेंसिव पैकेज है जो कहीं ना कहीं मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट कर रहा है विद एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट फ्रॉम द फार्म गेट टू रिटेल आउटलेट, ठीक है। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री संपदा योजना जो है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ये खाली फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को ही ग्रोथ बूस्ट नहीं कर रहा है, बट ये जो है बेटर रिटर्न्स फार्मर्स को प्रोवाइड करवा रहा है और एक बिग स्टेप है जिसकी वजह से फार्मर की इनकम भी जनरेट हो रही है, फार्मर को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है और स्पेशली रूरल एरियाज़ में। और जो भी एग्रीकल्चर में चीज़ें ग्रो हो रही हैं उनका जो है हम बोल सकते हैं कि जो भी वेस्टेज है वो नहीं हो रहा है और इससे जो प्रोसेसिंग लेवल है और जो एक्सपोर्ट है फूड आइटम्स का वो भी काफ़ी तेज मात्रा में हो रहा है। उसके बाद प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को हम लेकर कब आए थे, ज़रा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैं सीधा लिखूंगी क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे आ नहीं पाएगा। सो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ठीक है, इसको हम लेके आए थे 2017 में, ठीक है। 2017 में लेके आए थे। एक ये आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो कैबिनेट ने स्कीम को अप्रूव किया था फॉर एग्रो मेरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स में 2017 में, ठीक है। अब इस स्कीम के में क्या था, इस स्कीम का बाद में हमने नाम रखा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, पहला इसका नाम कुछ और था, ठीक है। अब स्कीम जो थी ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जहाँ पे हमने ऑनगोइंग स्कीम्स जो चल रही हैं जैसे मेगा फूड बॉक्स, इनकॉर्पोरेटेड कोल्ड चेन, वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी इंश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें और न्यू स्कीम्स को भी हमने इसके अंदर जोड़ दिया ताकि हम क्या कर पाएँ, एक ब्रॉड स्कीम लेकर आएँ जहाँ पे हम काम कर पाएँ अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करने की कोशिश की है कि जो रूरल लाइफ है फार्मर्स की, ठीक है, जो रूरल लाइफ है, ठीक है, सो जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र के फार्मर्स हैं तो उनकी लाइफ को भी इम्प्रूव करने की बात की है। क्यों की है कि रूरल इंडिया, ये यहाँ पे लाइफ है आई लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, इसको टी नहीं पढ़ना, लेकिन मैं रुक जाओ फिर से लिख लेते हैं। सो क्या है, रूरल LIFE, रूरल लाइफ, ठीक है। सो रूरल लाइफ के लिए हमने क्या किया है कि इंडिया में अभी भी जो रूरल वाले एरियाज़ हैं उनमें बेसिक एम्यूनिटीज़ नहीं है, जैसे सैनिटेशन, हाइजीन, अच्छा पीने का पानी नहीं है, ड्रेनेज, स्कूलिंग, हेल्थ सेंटर्स। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, देखो बहुत सी स्कीम्स हम लेकर आए हैं जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, इनको हमने एग्रेसिवली लिया है ताकि हम जो है इन स्कीम्स को और ज़्यादा प्रमोट कर पाएँ, ठीक है। देखो आप समझने की कोशिश करो, यहाँ पे आपको स्कीम्स बताई हैं कि फार्मर्स के लिए हम क्या क्या कर रही हैं, ठीक है। तो ये सारी स्कीम्स को आपको नोट डाउन करना है। उसके साथ साथ फार्म लोन वेवर्स के अगर हम देखें तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम डज नॉट इम्पेयर क्रेडिट कल्चर एंड अनलाइक फॉर्म स्पेसिफिक ट्रांसफर डज नॉट सीक टू टाई डाउन पीपल टू फार्मिंग। देखो जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम है जो हमने पॉवर्टी वाले चैप्टर में पढ़ा था, ये भी जो है क्रेडिट कल्चर को इम्पेयर नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर हम फार्मर सेंट्रिक स्कीम से कंपेयर करें तो यूनिवर्सल बेसिक स्कीम में ग्रेटर अपील की जा रही है, बट आपको पता है कि ये UBI जो है ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा ऑक्यूपेशन के बेसिस पे एंड ये डिपेंड नहीं करता ऑन द एक्यूरेसी ऑफ टारगेटिंग वर्क, ठीक है। उसके बाद बट चैलेंज यूनिवर्सल बेसिक इनकम में है कि प्रोहिबिटिव कास्ट इससे जुड़ी हुई है। तो अगर हमें फार्मर्स को सपोर्ट करना है तो हमारे जो तेलंगाना में वेरी इंपॉर्टेंट राइथू बंधु स्कीम लेकर आया तेलंगाना, कुरुशिक एसिस्टेंस फॉर लाइवली स्टॉक एंड इनकम एगुमेंटेशन, जिसको हम कालिया स्कीम बोल रहे हैं, कालिया स्कीम लेकर आई ये है उड़ीसा गवर्नमेंट के थ्रू ताकि हम फार्मर्स को सपोर्ट के करें और यहाँ पे हमने फार्मर्स को सपोर्ट भी किया है, ठीक है। उसके बाद हमने मार्केट रिफॉर्म्स लाए हैं ताकि हम फार्म के डिस्ट्रेस को एड्रेस करें। तो कौन कौन से मार्केट रिफॉर्म्स,
तब कौन कौन से हम मार्केट रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, ठीक है। तो अब करेंगे बात मार्केट रिफॉर्म्स की। सो अगर हम देखें मार्केट रिफॉर्म्स में हम कौन कौन से रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, तो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट है उसको हमें अमेंड करना चाहिए ताकि डायरेक्ट मार्केटिंग हो, और हम क्या करें, एग्रीकल्चर मार्केट्स प्राइवेट एंड जो कोऑपरेटिव सेक्टर्स हैं वो आके प्राइवेट जो है मार्केट्स को डेवलप करें ताकि एफिशिएंट मार्केटिंग हो सके और एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल सके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए भी। उसके साथ साथ हमने बात की है कि हम एग्रीकल्चर कमीशन को जो है अपॉइंट करें, ठीक है, ताकि हम कॉम्प्रीहेंसिवली सारे जो एस्पेक्ट्स हैं फार्मिंग के उनको देखें। ग्रुपिंग फार्मर्स इनटू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इससे क्या होगा, जो मार्केट एक्सेस है और ज़्यादा इंप्रूव होगा, ठीक है। उसके बाद कमोडिटी ऑप्शंस, ठीक है, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में कमोडिटी ऑप्शंस है, इससे भी फार्मर्स का जो वेरीज ऑफ डिस्ट्रेस है उसको हम बचा सकते हैं। और हमें फार्मर्स के साथ इंश्योर करना होगा कि जब भी क्रॉप्स कटी है पोस्ट हार्वेस्ट प्राइजेस जो हैं वो अच्छे रहें, ठीक है, when the planting the crop itself। so around 22,000 रूरल मार्केट्स को हमें लिंक करना है ई नैम पोर्टल के साथ, ठीक है। सो ई नैम पोर्टल अगर हम करेंगे तो इससे भी फार्मर का डिस्ट्रेस रिड्यूस हो सकता है, मतलब होगा, ठीक है। उसके साथ साथ हमें क्या करना है, अब कुछ एक्ट हम लेके आए हैं, जैसे 2016 का एक्ट है मॉडर्न एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट 2016, ठीक है। इसमें भी हमने बात की थी कि हम एग्रीकल्चर एफिशिएंसी को प्रमोट करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ हम कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट करेंगे, लोगों का जो पीपल्स ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी है, रूरल चेंज है, ठीक है, उसको तेज करेंगे। तो ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू, जहाँ पे हम लैंडलॉर्ड एंड लीज होल्डर्स की भी केयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लोन वेवर स्कीम्स हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक बैंड एड है बॉन्ड पे, ठीक है, कि जख्मी पे आप एड लगा रहे हो, तो जो लार्जर एग्रेरियन डिस्ट्रेस है वहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसीज़ लाने की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखो अगर हम लोन इस साल का माफ़ कर रहे हैं अगले साल चढ़ जाएगा, तो मतलब ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन हुआ है, इसका प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या ज़रूरत है कि हम एक अच्छा पॉलिसीज़ जो है फार्मर्स के लिए लेकर आएँ, जो फार्मर्स को हेल्प करें सीरियसली, ठीक है। सो अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन है उसको रिड्यूस किया जाए, क्वालिटी इनपुट्स जो है सब्सिडाइज रेट्स पे दिए जाएं, रीमंडरेटिव प्राइजेस दिए जाएं। और ये किसने बोला है, स्वामीनाथन कमेटी ने, ठीक है। तो एससी लिख रही हूँ, स्वामीनाथन कमेटी, स्वामीनाथन कमीशन के रिकमेंडेशंस हैं, जहाँ पे उन्होंने बोला कि अच्छा जो है एश्योर्ड प्रोक्यूरमेंट ऑफ आउटपुट होना चाहिए, एक्सेस प्रोवाइड करो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट को, पब्लिक इन्वेस्टमेंट को इन्हांस करो फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, इफेक्टिव क्रॉप इंश्योरेंस सिस्टम को इंस्टीट्यूट करो, और अफोर्डेबली साइंटिफिक स्टोरेज फैसिलिटीज़ को लेकर आओ, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लेके आओ फॉर वैल्यू एडिशन। फार्मर्स जो है कंटिन्यू करें टू बी बॉन्डेड टू लो इनकम इक्विलिब्रियम एंड रैपिड डेब्ट ट्रैप्स, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018 का लेकर आया गया, ये भी अगेन जो है फॉर्म डिस्ट्रेस के लिए। यहाँ पे ज़्यादा कुछ पढ़ने वाला नहीं है, यहाँ पे आप सीधा सीधा समझो कि फार्मर्स की किस तरीके से इनकी कंडीशन है और किस तरीके से गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, ठीक है। तो ये एक्ट जो है पर्टिकुलरली फार्मर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम इनको कंसीडर करते हैं कि जो भी वीकर पार्टीज़ है वो कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं। सो एक क्रिटिकल फीचर जो है मॉडल एक्ट का ये अडॉप्ट किया गया है स्टेट्स के द्वारा कि हमें कॉन्ट्रैक्ट में फार्मर्स को लाना है, ठीक है, एपीसी कमेटी एक्ट के बाहर, ठीक है। अब हमने लैंड कंसोलिडेशन भी किया ताकि हम फार्म के डिस्ट्रेस को रिड्यूस कर पाएँ, ठीक है। अब देखो एग्रेरियन डिस्ट्रेस की वजह से क्या हुआ, फार्मर्स ने काफ़ी, आपको पता है, फार्मर्स ने सुसाइड कर लिया, ठीक है। तो जो मेजर कारण है एग्रेरियन क्राइसिस का वो है अनफिनिश्ड एजेंडा इन लैंड रिफॉर्म्स, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वाटर, टेक्नोलॉजी, फटीग, एक्सेस, एडुकेसी, ये सारी चीज़ें जो है कारण है जिसकी वजह से फार्मर को ये स्टेप लेना पड़ा, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं। तो फार्मर को क्या चाहिए, अब फार्मर्स इस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्या चाहिए फार्मर्स को चाहिए कि उनको जो है प्रॉपरली उनके हेल्प की जाए, ठीक है। उनको ये स्टेप ना लेना पड़े, ठीक है। जैसे उनको बेसिक रिसोर्सेज जैसे लैंड, वाटर, वायर रिसोर्सेज, क्रेडिट, जो भी टेक्नोलॉजीज हैं उनको प्रोवाइड करवाई जाएँ ताकि वो अच्छे से काम कर पाएँ। जैसे नेशनल कमीशन है फार्मर्स का, जिसको MS स्वामीनाथन ने लेड किया हुआ है, ये बोलता है कि एग्रीकल्चर को हमें कंकरेंट लिस्ट में डाल देना चाहिए ताकि उसमें सेंटर प्लस स्टेट दोनों ही अच्छे से प्रॉपर काम कर सके। अनदर इशू क्या है,
कि हमारे जो फॉर्म के साइजेस हैं वो श्रिंक होते जा रहे हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं लो इनकम के लिए। तो जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, वो सिग्निफिकेंट चैलेंज है इंडियन एग्रीकल्चर के लिए। तो हमें उनकी पॉलिसीज़ लेकर आना चाहिए ताकि लैंड कंसोलिडेशन किया जाए, ताकि जो चैलेंज है, छोटे छोटे लैंड्स बनते जा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उसकी जगह न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम आ रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि जो खेत हैं वो बंटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अब हमें स्ट्रैटेजीज लानी है ताकि हम जो फार्मर्स इस स्टेप पे आ जाते हैं, तो इसको हमें जो है कहीं ना कहीं वो मतलब अपनी जान निकालने की कोशिश करते हैं। तो इनके लिए हमें कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज लानी होंगी ताकि इस चीज़ों को टैकल किया जाए। सबसे पहले अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम, हेल्थ केयर सेंटर्स लाने होंगे, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को एक्सटेंड करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें स्टेट लेवल कमीशन जो है उनको सेटअप करना चाहिए ताकि फार्मर्स की जो भी दिक्कतें हैं, फार्मर्स वहाँ पे जाके गवर्नमेंट से डायरेक्टली कांटेक्ट करें, उनसे बताएं उनको, ताकि उनका जो है एक तरीके से सॉर्ट आउट हो सके कुछ मैटर, ठीक है। उनको ये नहीं कि वो एक एक्सट्रीम स्टेप पे चले जाएं। उसके साथ जो माइक्रो फाइनेंस पॉलिसीज़ हैं उनको रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है हमें। अगर हम इन अच्छा क्रेडिट, अच्छा सपोर्ट जो है फार्मर्स को प्रोवाइड करेंगे, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, मार्केट्स, तो इससे भी हम डायरेक्टली फार्मर्स की हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक्वा फायर रिचार्ज, रेन वाटर कंजर्व करना, वाटर यूज़ प्लानिंग को डिसेंट्रलाइज करना, और हर एक विलेज का एम होना चाहिए कि ग्राम सभा में पानी पंचायत को सर्व किया जाए, ठीक है। तो अच्छे सीड प्रोवाइड करना, अच्छे उनको फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करना अफोर्डेबल कास्ट में, ठीक है, राइट टाइम पे राइट प्लेस में। ये जो है फार्मर्स की कुछ चीज़ें हैं जो फार्मर्स के इन चीज़ों को, उसके साथ साथ लो रिस्क लो कास्ट टेक्नोलॉजीज अगर हम प्रोवाइड करवाएंगे तो ये फार्मर की मैक्सिमम हेल्प कर सकती हैं। एक तो रिस्क उसमें कम होगा, एक तो टेक्नोलॉजी सस्ती आएगी, तो इसके थ्रू जो है फार्मर्स अपना जो है मैक्सिमम इनकम फार्मर्स को मिल सकती है, और उनको जो है क्रॉप फेलियर का भी फिर इतना डर नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और पीछे से क्रॉप जब फेल हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा डेप्थनेस में फार्मर्स आ जाते हैं, ठीक है। अब जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम्स हैं, ठीक है, इन पे फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है, इन द केस ऑफ लाइफ सेविंग क्रॉप्स, ठीक है। तो हैविंग ए प्राइस स्टेबलाइजेशन होना चाहिए ताकि फार्मर्स को प्राइस फ्लक्चुएशन से भी प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। हमें ज़रूरत है कि हम जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हैं उनसे शिफ्ट करना है ताकि फार्मर्स को जो है इंटरनेशनल प्राइसेस में प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। उसके बाद हमें नॉलेज विलेज सेंटर्स को भी वो क्या करना है, फार्मर्स से डिस्ट्रेस करने के चक्कर में हमें जो है फार्मर्स को भी प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। उसके साथ साथ हमें जो है उनको एक डायनेमिक और डिमांड ड्राइवन इंफॉर्मेशन देनी है हर एक एस्पेक्ट्स में। तो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन भी चलाने हैं ताकि आप जो अर्ली साइंस हैं सुसाइडल बिहेवियर के उनको जान पाओ, ठीक है। उसके बाद आता है हर्डल्स, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या हर्डल्स आ रही हैं लैंड रिफॉर्म्स में, ठीक है। अब देखो हमने लैंड रिफॉर्म्स क्यों लाए थे, हमने लैंड रिफॉर्म्स इसलिए लाए थे ताकि सब पे पास जो है लैंड आ जाए, ठीक है। कुछ चंद लोग थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी और बाकी लोगों के पास ज़मीन थी ही नहीं, तो हमने क्या किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लैंड रिफॉर्म्स लेकर आ गए, ठीक है। तो लैंड रिफॉर्म्स के अंदर क्या था, अगर हम देखें आज भी अगर हम देखेंगे तो 66% कोर्ट केस ऐसे हैं जो लैंड डिस्प्यूट में आज भी फंसे हुए हैं, ठीक है। जब ये लैंड रिफॉर्म्स हम लेकर आए तो लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, क्योंकि आपको पता है हमारा फंडामेंटल राइट था पहले, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसको हमने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के चलते फिर डिलीट करना पड़ा उसको, ठीक है, क्योंकि लोग चले गए थे। तो ये ये तरीका था। बट लैंड रिफॉर्म्स में क्या क्या दिक्कतें आई जरा इसको समझते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास अपडेटेड लैंड रिकॉर्ड्स आज के टाइम पे अवेलेबल नहीं है कि कौन सी किसकी लैंड है, ठीक है। रिलायबल सोर्स नहीं है कोई, तो ये बिगेस्ट हर्डल है। और जो रिपोर्टिंग सिस्टम है काफ़ी वीक इरेगुलर है, तो यहाँ पे कोई भी सिस्टमेटिक प्रोग्राम का रिव्यू नहीं है। सो देयरफॉर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि हम ऑब्स्टेकल्स को आइडेंटिफाई करें, ठीक है, लैंड रिफॉर्म के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। फिर लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं का लैक होने की वजह से अनदर ऑब्स्टेकल है कि यहाँ पे प्रॉपर बजट एलोकेशन नहीं किया गया लैंड रिफॉर्म्स के लिए, जो कि एक रिस्पॉन्सिबल थिंग है फॉर द 4 रिजल्ट्स ऑफ लैंड रिफॉर्म मेजर्स। फिर लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम्स को हमने एक आइसोलेशन में व्यू किया है,
एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट से एक अलग ही चीज़ों पे उनको लिया है। तो हमें ज़रूरत है कि हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रखें टूवर्ड्स, यहाँ पे हम क्या करें, जो इंटरमीडिएटरी टेन्योर्स हैं उनको अबॉलिश करें, टेनेंसी रिफॉर्म्स लेकर आएँ, ठीक है। यहाँ पे हमें जो है एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं मिला है, जिसकी वजह से जो लैंड रिफॉर्म्स के एफर्ट्स हैं वो फेल रहे हैं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी कि हमें लैंड रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना है विद द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट, सो लैंड रिफॉर्म में काफ़ी लीस्ट अटेंशन मिला हुआ है, सिंस हाई प्रायोरिटी जो है हमने अलॉट किया पब्लिक ऑर्डर में लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने में, ठीक है। तो हमारे जो लैंड रिफॉर्म्स है वो आज भी प्रॉपरली हमें समझ में नहीं आते हैं, ठीक है। सो लीगल प्रॉब्लम्स भी एक हर्डल है, ठीक है। अगर हम देखें तो लॉज में कुछ मिस्टेक्स होना, प्रोलॉन्ग्ड लिटिगेशंस, ठीक है, कि बहुत टाइम से आपके जो केसेस हैं वो कोर्ट में पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आज भी लैंड रिफॉर्म्स काफ़ी डिटेल है, ठीक है। तो जो लॉ है रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स वो भी बहुत से तरीक़ों से हम बोल सकते हैं डिफेक्टिव रहे हैं। फिर एक टास्क जो फोर्स है प्लानिंग कमीशन की, उसने ऑब्जर्व किया था एक्सेप्ट इन फ्यू स्कैटर्ड एंड लोकलाइज पॉकेट्स प्रैक्टिकली ऑल ओवर द कंट्री, जो पुअर पीजेंट्स हैं और एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं वो पैसिव हैं, अनऑर्गेनाइज एंड नॉन कोऑपरेटिव है, ठीक है, मतलब वो कॉपरेट नहीं करते सही ढंग से। तो जो बेनिफिशरीज हैं लैंड रिफॉर्म्स के, ये कोई भी आइडेंटिफाइबल सोशल या इकोनॉमिक ग्रुप नहीं है। सो एज ए रिजल्ट नो प्रेशर, कोई भी प्रेशर नहीं है इसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए कि इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करा जाए, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है कि यहाँ पे तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकली भी हम बोल सकते हैं कि ये जो है कहीं ना कहीं लैक रहा है प्रोग्रेसिव मेज़र को इनैक्ट करने के लिए और उनका एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन। तो कुछ हमें स्ट्रॉन्ग मेजर्स चाहिए ताकि हम क्या कर सकें, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कर सकें लैंड रिफॉर्म्स की। बट जो पॉलिटिकल विलिंग है वो अभी आ रहा नहीं है ड्यू टू कंट्री का डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर है। पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लैंड रिफॉर्म्स की वो कहीं ना कहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास आ जाती है। बट जो एटीट्यूड है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का वो काफ़ी इंडिफरेंट है, उनका बिहेवियर काफ़ी कोल्ड है। तो इसके साथ साथ जो विलेज फंक्शन है वो लार्जली आज भी लैंडलॉर्ड्स के इन्फ्लुएंस के अंदर काम कर रही हैं। तो ये था हमारा लैंड रिफॉर्म्स का सारा हमने पढ़ लिया, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स में क्या क्या हर्डल्स आ रही हैं, जो भी चीज़ें हैं, एवरीथिंग वी विल कवर्ड। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इंडियन एग्रीकल्चर। देखो इस चैप्टर को, ये आपका चैप्टर नंबर 13 है, ठीक है, जहाँ से हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 13, ठीक है। तो ये आपका टेक्नोलॉजी पे है बेसिकली। अगर हम इस चैप्टर को आज कवर कर देते हैं, ठीक है, तो आपका जो देखो इकॉनमी में ना आप 3 चीज़ें पढ़ते हो, अगर आपको सही से पता होगा तो इकॉनमी में आप क्या क्या चीज़ें पढ़ते हो। तो देखो गाइस क्या क्या पढ़ते हैं हम इकॉनमी में अगर हम तोड़ें तो हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं इकॉनमी में। एक हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर जिसको हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, दूसरा हमारा होता है सेकेंडरी और तीसरा हमारा होता है टर्शरी। मतलब एग्रीकल्चर को हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो अगर हम आज एग्रीकल्चर का ये वाला पार्ट कंप्लीट कर देते हैं तो इसका मतलब प्राइमरी हमारा ख़त्म हो गया। फिर हम आ जाएंगे सेकेंडरी पे एंड देन हमारा टर्शरी है। तो प्राइमरी आज हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो देखो अगर आपको समझ में आ रहा है कि इकॉनमी को हम किस तरीके से पढ़ते हैं तो आज हमारा प्राइमरी ख़त्म हो जाएगा, यानी कि एग्रीकल्चर जो पार्ट है इकॉनमी में वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो हम शुरू करते हैं बिना देर किए हमारा जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, मतलब एग्रीकल्चर को हम देखो मैंने यहाँ पे ना चैप्टर का टाइटल नहीं लेकर आई हूँ क्योंकि मेरे पास जो है टाइटल अवेलेबल नहीं था, तो मैंने पीपीटीज़ नहीं रेडी किए हुए थे। बट मैं सोच रही थी कि 13th वाला चैप्टर कवर करवा दूं, तो यहाँ पे मैं आपको लिख के ही पढ़ा दूंगी। ज़्यादा कोई बड़ा चैप्टर भी नहीं है, आपने भी देखा होगा 2 पेजेस का चैप्टर है, तो हम इजीली कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका बेसिकली हम टेक्नोलॉजी भी ही देखने वाले हैं कि एग्रीकल्चर का टेक्नोलॉजी में क्या यूज़ है, ठीक है। तो आप इसको टेक्नोलॉजी लिख दो प्लस एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर में क्या यूज़ है, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। मैं आपको बताती जाती हूँ, आप अपनी बुक पे ध्यान से देखते जाना, आपको समझ में आता जाएगा। देखो अगर हम देखें एग्रीकल्चर सेक्टर की बात, आज के टाइम पे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर 370 बिलियन का है और एक मेजर सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी में। अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का देखा होगा तो जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो 19.9% रहा। मतलब ये 17.8% से बढ़ा। 2019 और 20 में 17.8% था और 2020-21 में 19.9% है। तो जैसे जैसे समय बीता गया गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स लिए ताकि जो
एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको और ज़्यादा प्रमोट किया जाए, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ लेके आ जाएँ, कुछ सपोर्टिव पॉलिसीज़ लेके आई जाएँ ताकि हम इसको और ज़्यादा प्रमोट किए जाए। उसके साथ हमने जो डिजिटल टेक्नोलॉजी लेकर आई फार्मिंग में, इससे भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा प्रमोट हुई, हायर क्रॉप यील्ड्स प्रमोट हुए और इससे सस्टेनेबिलिटी को लाने की कोशिश की गई, वाटर कंजम्पशन एंड एग्रोकेमिकल्स को रिड्यूस करने की बात की गई। देखो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ में जैसे हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, रिमोट सेंसिंग, ये जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है, इनको लाने की कोशिश की जा रही है एग्रीकल्चर में। अब देखो क्यों लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि अगर हम टेक्नोलॉजीज़ को लेके आएंगे तो इससे जो हमारा एग्रीकल्चर है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। हमारा जो एग्रीकल्चर है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ऐड हो जाएगी, ठीक है। सो देखो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ को लेकर आए हैं और बहुत सी कंट्रीज़ हैं, जैसे हमारा यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, नीदरलैंड हो गया, बहुत सी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपने एरिया में टेक्नोलॉजी लेकर आ गई हैं। और इन्होंने जब टेक्नोलॉजी लेकर आ गए हैं तो इससे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज़ किया है अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में। बट अगर इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी ज़्यादा पीछे है टेक्नोलॉजी के मामले में, यानी कि इन्फेंसी स्टेज में है, ठीक है। तो हमें ज़रूरत है कि हम और ज़्यादा प्रमोट करें, ठीक है। तो ये हमने देखा यहाँ पे। अब हमने क्या क्या करंट इनिशिएटिव लेके आ गए हैं ताकि हम डिजिटल एग्रीकल्चर को इंक्लूड करें इंडिया में। देखो डिजिटलाइजेशन की जो डिमांड है इंडियन एग्रीकल्चर में वो हमें अच्छे से समझ आती है, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, आपको पता है कि डिजिटली अगर हम चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हमारे लिए रहेगा, ठीक है। अगर हम देखें तो हमने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2021-22 का ये अनाउंस किया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर। यहाँ पे हमने 5 मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया, सिस्को, निनाजाट, निंजकाट, ठीक है, जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। और इन पांचों के साथ हमने क्यों इसको जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था, क्योंकि हम यहाँ पे अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है। और डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2021-25 का इसका एम है कि हमें जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको प्रमोट करना, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे ड्रोन्स, ठीक है, सो ड्रोन से आज के टाइम पे हम क्या कर सकते हैं। ड्रोन एक टेक्नोलॉजी है, अगर आप ड्रोन को लोगे सो ड्रोन से क्या होता है कि आप उसमें जो है हम उससे पूरे खेत में अपने एग्रीकल्चर बोल रही हूँ, हम पूरे खेत में फर्टिलाइज़र को छिड़क सकते हैं, सीड्स वगैरह को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी का यूज़ है, ठीक है। तो आपको ड्रोन से समझ में आ गया तो कितने आसानी से, अगर वही चीज़ फार्मर करता तो वो कितना टाइम लग जाता, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था, बट हमने ड्रोन्स की हेल्प से 2 मिनट में कर लिया। एक तो लो कास्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अब देखो जो एग्रीकल्चर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या चीज़ बोलते हैं। देखो सिस्को ने ना इसको डेवलप किया 2019 में, जहाँ पे फार्मर्स के नॉलेज, फार्मिंग को भी इन्हांस किया गया, नॉलेज शेयरिंग को भी बढ़ाया गया। जो हमारा एग्रीकल्चर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, डेटा पूल में, ठीक है। ये क्या बोलता है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है इसको क्रिएट किया गया है नेशनल एग्री स्टैक के अंदर, और ये प्रोजेक्ट जो है ये काठियाल और मोरियाना 2 एरियाज़ में लगाया गया। फिर हमारा आता है जियो कृषि में को भी हमने 2020 में लॉन्च किया था। यहाँ पे भी हम एग्रीकल्चर इकोसिस्टम को डिजिटलाइज करने की बात करते हैं, और जो प्लेटफॉर्म का कोर फंक्शन है कि हमें जो है जो भी हमारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, जो भी हमारा जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ये सारी चीज़ों को हमें इंट्रोड्यूस करना है फार्मिंग में, और एक एक्यूरेट पर्सनलाइज एडवाइस प्रोवाइड करवानी है। जो पायलट प्रोजेक्ट है इस इनिशिएटिव्स के लिए उसको जालना एंड नासिक मतलब महाराष्ट्र में चलाया गया था। फिर आता है साइट स्पेसिफिक क्रॉप एडवाइजरी सर्विसेज। अब ITC ने इसको प्रपोज किया था इस सर्विस को, ताकि हम क्या करें, क्रॉप लेवल जेनरिक एडवाइस से पर्सनल साइट स्पेसिफिक एडवाइजरी लेकर आएँ फार्मर्स के लिए, यहाँ पे फार्मर्स जो है एक डिजिटल तरीके से मोनीटर कर सकें अपने एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पे 4.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात हो रही है। इसका मेन मकसद जो भी इनिशिएटिव था इसको शेहोर एंड विदिशा में लिया गया था, ठीक है। उसके साथ साथ यूनिफाइड फार्मर सर्विस इंटरफेस एंड एग्री स्टैक 2021 में वही मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया था माइक्रोसॉफ्ट के साथ,
ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट में एक पायलट प्रोजेक्ट को हमने रन किया था 100 विलेजेस में, 6 स्टेटों में 100 विलेजेस में जाकर हमने इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया। इसके अंदर हम एक यूनिफाइड फार्मर सरफेस सर्विस इंटरफेस की बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज के थ्रू, ठीक है। सिग्नी पार्ट क्या था कि हम यहाँ पे एक एग्री स्टेट क्रिएट करने वाले हैं, मतलब एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म जहाँ पे हर एक फार्मर्स को कनेक्ट किया जाएगा एंड टू एंड सर्विसेज के साथ अक्रॉस द एग्रीकल्चर फूड वैल्यू चेन। तो गवर्नमेंट का प्लान है कि वो एक यूनिफाइड फार्मर आईडी को क्रिएट करेगी पूरे फार्मर्स पूरे कंट्री में और उन सब फार्मर्स को इंटीग्रेट कर देगी, ठीक है। तो देखो किस तरीके से जो है फार्मर्स की जो है एग्रीकल्चर का यूज़ हो डिजिटलाइज किया जा रहा है एग्रीकल्चर को। फिर आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डिजिटल एग्रीकल्चर। तो देखो जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस है बेस्ड ऑन रिमोट सेंसिंग, सॉइल सेंसर्स, जो भी अनमेन्ड एरियल सर्विंग है, ठीक है। तो देखो हम सॉइल सेंसर का यूज़ कर रहे हैं, रिमोट सेंसिंग का। देखो सॉइल सेंसर का हम यूज़ कैसे कर रहे हैं, हम सॉइल सेंसर से पता लगा सकते हैं कि हमारी सॉइल में कितनी फर्टिलिटी है या कितनी ज़्यादा फर्टिलिटी इसमें नहीं है। जो भी चीज़ें हैं हम उसको पता लगा के आराम से अपनी सॉइल में जो चीज़ की कमी है उसको लगा लेंगे, जिसकी वजह से हमारी सॉइल वापस से प्रोडक्टिविटी को रीगेन कर लेगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये एक इनिशियल इंडिकेटर है, यहाँ पे हम पोटेंशियल चैलेंजेस को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग अलॉगरिथम्स जो हैं वो एक रियल टाइम एक्शनेबल इनसाइट्स को जनरेट करती हैं ताकि हम एक क्रॉप यील्ड को इम्प्रूव कर पाएँ, पेस्ट को कंट्रोल कर पाएँ, सॉइल स्क्रीनिंग में एग्जिस्ट कर पाएँ, एक एक्शनेबल डेटा लेकर आ जाएँ फार्मर्स के लिए और उनका जो वर्कलोड है फार्मर्स का उसको रिड्यूस करें। फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ को लेकर आ रहे हैं, ठीक है। सो फार्मर्स को कहीं ना कहीं पेपर वर्क पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं डिजिटल एग्रीकल्चर के। सो बेनिफिट्स, ठीक है, अगर आप देखोगे बेनिफिट्स क्या क्या हो सकती हैं तो आप खुद भी सोचो कि क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर हम डिजिटल एग्रीकल्चर को लेकर आते हैं। सो बेनिफिट, इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। सो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एकदम से हमारी बढ़ जाएगी। उसके साथ साथ आपका जो टाइम है, टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। मैंने ड्रोन का एग्जांपल दिया है। उसके साथ साथ जो सॉइल डिग्रेडेशन है, सॉइल डिग्रेडेशन वो रुक जाएगा, ठीक है, वो नहीं होगा, ठीक है। उसके साथ साथ जो सोशल प्लस जो इकोनॉमिक स्टेटस है फार्मर का वो भी प्रमोट होगा, ठीक है। तो एक और बेनिफिट है इसका। उसके साथ साथ नेक्स्ट बेनिफिट क्या हो सकता है कि जो ये इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो रिड्यूस हो जाएंगे कि हम छिड़क जाते हैं अपनी सॉइल में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स को डाल रहे हैं कि हमारी क्रॉप्स ग्रो नहीं हो रही हैं। सॉइल सेंसर से असली पता चल जाएगा कि हमारी सॉइल में किसकी कमी है। तो इससे जो है हमारी एक तो इन्वायरमेंटल और इकोलॉजिकल इम्पैक्ट नहीं होगा, तो इससे जो है रिड्यूस इन्वायरमेंटल प्लस जो हमारा इकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये हमने इसके बेनिफिट्स पढ़े। तो लेस केमिकल एप्लीकेशन होगा क्रॉप प्रोडक्शन में। तो ये हमारे सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। आई होप आप लोग इसको समझ पाए, ठीक है। उसके साथ साथ अब हम चलते हैं नेक्स्ट कि अगर हमें डिजिटल एग्रीकल्चर लाना है इंडियन एग्रीकल्चर के लिए, कैसे उसको डिज़ाइन करना है। देखो मेन फैक्टर की क्या है कि अगर आपने देखा कि इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं डिजिटल एग्रीकल्चर के लिए, तो फिर इंडिया को क्या दिक्कत है, इंडिया अपनाता क्यों नहीं है डिजिटल एग्रीकल्चर को। इंडिया को क्या दिक्कत है, इंडिया भी अपना ले, ठीक है। तो देखो अब इश्यूज़ जो हैं, बेसिकली हम इश्यूज़ पे बात करेंगे कि क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं जिसकी वजह से हम इनको नहीं अपना रहे हैं। सबसे पहले मेन फैक्टर है डिजिटल फार्मिंग का कि हमारे जो स्मॉल होल्डर फॉर्म्स हैं, ठीक है, हमारे जो खेत हैं, देखो इतना बड़ा खेत था, 2 भाई थे, टूट गया बीच से, ठीक है। अब उनके आगे 2 बेटे हैं, टूट गया बीच से, इसके आगे भी 2 बेटे हैं, टूट गया। तो ये क्या हो रहा है, फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग साइज, छोटे छोटे लैंड्स बनते जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा इशू आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो सेग्रेटेड स्मॉल होल्ड फार्मर्स है कंट्री में, ये एक प्रोमिनेंस है। अब इतना सा खेत है, यहाँ पे ना वो डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर कर भी लेंगे कितना प्रोडक्टिविटी निकलेगा, बहुत ही कम प्रोडक्टिविटी, लो यील्ड। मतलब छोटा सा खेत है तो उसमें जो मर्जी कर लो आप, जितना उसका कैपेसिटी है उतना ही निकलेगा, ठीक है। तो ज़रूरत है कि हमें ये जो साइज़ है फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग साइज़ को बचाना है, ठीक है। तो ये हमारी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है।
तो इससे डाटा गैदरिंग काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। एडिशनली जो लिमिटेड पेनिट्रेशन है टूल्स का, नेचुरल कलामिटीज़ जैसे ड्रॉट, फ्लड्स, मूनसून रेन्स, ये भी हमारे जो डिजिटल सॉल्यूशंस को इम्पैक्ट करती हैं। तो हमें ज़रूरत है फिर क्या करने की, तो फॉलोइंग मेजर्स हमें लेने होंगे, ठीक है। ये हमने देखा इश्यूज़। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से हम मेजर्स लें जिसकी वजह से हम जो है टेक्नोलॉजी को ले सकते हैं। तो मेजर्स में सबसे पहले इंडिया में आपको क्या करना होगा, लो कास्ट टेक्नोलॉजी लेकर आना होगा, लो कास्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगर हम लो कास्ट टेक्नोलॉजी को लेकर आते हैं तो इससे क्या होगा, आपको पता है एनुअल इनकम जो है इंडियन फार्मर की वो $1000 से भी कम है। तो लो इनकम हमें बताती है कि कितने ख़तरनाक फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस हैं। तो अगर लोअर कास्ट होगी टेक्नोलॉजी की तो फार्मर्स के लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। फिर आता है पोर्टेबल हार्डवेयर। देखो इंडियन फॉर्म्स काफ़ी छोटे हैं, प्लग हैं, प्ले हार्डवेयर जो है एक बेटर अपॉर्चुनिटी है इंडियन मार्केट में। तो एग्रीकल्चरल लैंड लीजिंग भी वाइडली प्रिविलेंट है वेरियस फार्मिंग अरेंजमेंट्स के अंदर। तो एक फार्मर फार्मिंग जो है स्पेसिफिक प्लॉट ऑफ लैंड में अगर हम करते हैं और अगले नेक्स्ट सीजन में दूसरे प्लॉट पे शिफ्ट हो जाते हैं, इस सिनेरियो में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा फार्मर्स के लिए इन्वेस्टमेंट आता है। फिर जो रेंट करते हैं हम प्लेटफॉर्म्स को शेयर करते हैं एग्रीकल्चर इक्विपमेंट और मशीनरीज के लिए, ठीक है। हमारे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा कम है या कॉन्स्ट्रेंट है, स्मॉल फॉर्म प्लॉट्स हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनको हमें क्या करना पड़ेगा, रेंट पे लेना पड़ेगा, जहाँ शेयरिंग करना पड़ेगा इंस्टीड ऑफ परचेज की जगह। तो रेंट करने की ज़रूरत है। तो अगर हम फ्यू एग्री स्टार्टअप्स लेकर आ जाएं, ठीक है, जहाँ पे रेंट किया जाए फार्मर्स को, तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। उसके साथ साथ अगर हम देखें लास्ट एकेडमिक सपोर्ट, मतलब जो लोकल एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जो एकेडमिक इंस्टीट्यूट है, वो फार्मर्स के साथ इंटरेक्ट करें, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करें, ठीक है। तो ये भी वेल हेल्पफुल होगा फार्मर्स के लिए। ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ फार्मर्स को प्रोवाइड की जाएँ कि इस तरीके से आप डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हो, तो दैट विल बी रियली वेरी वेरी हेल्पफुल। अगर लास्ट पैराग्राफ देखें तो यहाँ पर बोला जाता है कि फ्यूचर क्या है, ठीक है, फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो फ्यूचर क्या है टेक्नोलॉजी का, इसको समझ लेते हैं। लास्ट पैराग्राफ है आपके चैप्टर का, ठीक है। तो देखो जो इंडियन एग्रीकल्चर है और जो अलाइड सेक्टर्स है वो कहीं ना कहीं मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, उसके किनारे में ही है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया जा रहा है, लेकिन इंडियन और जो फॉरेन आर्किटेक्ट प्लेयर्स हैं वो एक वाइटर रोल प्ले कर रहे हैं इन एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को सप्लाई करने में इंडिया में, ठीक है। करंटली बहुत से प्लेयर्स हैं मार्केट में, बट अगर हम देखें तो 267 मिलियन फार्मर्स जो है एक कंट्री में है, जिनके पास एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है कि वो प्राइवेट एंड फॉरेन एंटिटीज़ के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और अपना फुटप्रिंट को कंट्री में बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हाउएवर जो इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं डिफाइन कर रहे हैं कि किस तरीके से डिजिटल एग्रीकल्चर का इंडिया में सक्सेस हो सकता है, वो है अगर टेक्नोलॉजी इजी होगी, मतलब ज़्यादा पैसे उसमें नहीं लगेंगे, तो वो ईज़ ऑफ एक्सेस होगा, ऑपरेशंस ईजी मेंटेनेंस सिस्टम होगा, सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होंगी, सो दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर द फार्मर्स। तो हमें क्या ज़रूरत है, अगर हम एक हॉलिस्टिक, ठीक है, अगर हम एक हॉलिस्टिक जो है इकोसिस्टम अप्रोच लेके आते हैं, जो भी फार्मर्स को चैलेंजेस आ रही हैं उसको देखते हैं, फार्मर्स की इनकम जो है जिससे डबल हो जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, तो हमें एक मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच लेकर आना होगा ताकि जो डिजिटल एग्रीकल्चर है उसका भी हम यूज़ कर सकें, ताकि गवर्नमेंट भी जो है एक इनेबल रोल इकोसिस्टम में प्ले करें। तो हमें क्या ज़रूरत है, हमें एक हॉलिस्टिक इकोसिस्टम अप्रोच की ज़रूरत है। सो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, ठीक है।